आपका टॉपिक में भी है स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इतना डेप्थ में नहीं आप में, लेकिन आप में और आप में डेप्थ में है और नीट में तो है ही। क्लियर? अभी अंतरा से पूछेंगे सवाल, कोई नहीं बोलेगा। इस पूरे बोर्ड में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? इस पूरे बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए, हमको आंसर से टाइम नहीं है इतना मेरे पास। पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? बोर्ड में पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? डॉट दिख रहा है। कैसा डॉट? पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पूछ रहा हूं अब। हम भी तो वही बोलेंगे। क्या दिख रहा है? सब अंधे हो? डॉट के अंदर थोड़ा सा वो बचा हुआ। सबको तो ब्लैक डॉट दिख गया, किसी को इतना बड़ा व्हाइट पोर्शन नहीं दिखाई दिया। कोई ये नहीं बोला कि सर इसमें मैक्सिमम पार्ट हमको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यही अंतर भी तुम क्लास स्टार्ट होने पहले यही ना बोला था कि बोर्ड तो बोर्ड ही दिख रहा है। हम पूरा बोर्ड में वो वाला बोर्ड। बस क्लास स्टार्ट होने से पहले यही बोलते हैं आपका देखने का नजरिया क्या है। अगर यहाँ 100 बच्चे होते ना तो शायद कोई बोलता कि सर हमको एक व्हाइट पोर्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो निगेटिविटी है कि अगर मैं बोलूंगा कि आधा गिलास पानी किसी को दे दूंगा, 2 प्यासे को, तो 1 प्यासा, कोई प्यासा ये नहीं बोलेगा कि इसमें मेरा प्यास बुझा, सब बोलेंगे इतना में से क्या होगा। तो हम इससे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है, निगेटिविटी तो हर चीज में है। समझ में आया? ये नहीं कि सर हमें कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, हम कंपेयर क्या कर लेंगे, तो ये है दिक्कत। तो हम लोग क्या है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर हमसे भी पूछोगे ना तो हम भी यही बोलते हैं ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। क्लियर? पॉजिटिविटी देखना है हर चीज में, निगेटिविटी नहीं कि हमको छांटना है कि हमको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम उससे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था। मैथमेटिक्स सेल बनिए भाई, रेगुलर डिवाइड करिए, डिवाइड करके ग्रोथ में हेल्प करिए, मैच्योरेशन करवाइए, इलोंगेशन करवाइए। खैर हटाइए, अब आगे टॉपिक आते हैं। स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, यही ना है? प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखना है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। हम मस्त हैं, जब भी कुछ होगा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कोई बोलेगा भाई इतना बी पॉजिटिव मत रहो, नहीं मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अभी पिछले क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की चर्चा करें तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़े हैं। उससे पहले क्या पढ़े थे? रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हुए थे, पढ़ाया ना गया है? उससे पहले आप लोग क्या पढ़ाए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था? जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल वंस में टूट गया। क्लियर? और सिंपल फूड में जब टूटा, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट गया था, लिपिड तो मोनोसैकेराइड्स ही है, मोनोसैकेराइड मोनोमर है। क्लियर है? तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड जैसे डीएनए है वो किस में टूट रहा था? न्यूक्लियोटाइड में टूट रहा था ना। न्यूक्लियोटाइड क्या? न्यूक्लिक एसिड में टूट रहा था। तो ये कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में टूट रहा है, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूट रहा है, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट रहा है ना। प्रोटीन पहले पेप्टाइड, पेप्टाइड से एमिनो एसिड। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल वंस में टूट रहे हैं, अब फर्दर वहां से कहां चले गए थे? ब्लड में चले गए थे। अब ब्लड से सभी सेल तक पहुंचे थे। क्लियर? ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब ये ब्लड में पहुंच के पूरे ऑर्गन तक, सेल तक, टिश्यू तक कैसे पूछे, यही तो पढ़े बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? जो भी डाइजेस्टिव फूड है या फिर अदर मटेरियल्स है, हार्मोन्स है, ड्रग्स है, आयंस है, वो सब क्या हो रहे हैं? पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जिसका नाम है ब्लड। ये पढ़े थे। अब पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा है, जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना है, वो सिस्टम कैसे हो रहा है।
हमारे बॉडी में जो वेस्ट है वो वेस्ट बाहर कैसे रिलीज हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? ये वेस्ट कैसे बन रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। और हम लोग इस चैप्टर में कैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, तो ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट का चर्चा करेंगे। सर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है अभी चर्चा कर लेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी बस भूमिका बनाई जा रही है क्लास का कि नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग कई बार जो प्रोटीन खाए। अच्छा नाइट्रोजन वेस्ट बना कैसे, ये सवाल है। जितने प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो फीड कर रहे हैं उसमें किस में टूट रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है सर, प्रोटीन किस में टूट रहा था, एमिनो एसिड में। लिपिड जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट रहा था ना। तो लिपिड किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। मोनोसैकेराइड किससे मिलकर बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। मालूम है इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो एमिनो एसिड में भी क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है ना। आपको एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर मालूम है, NH2 क्या होगा सर, C, फिर इधर H, फिर C डबल बॉन्ड OH, और इधर कोई ग्रुप होगा, इधर H भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है। तो इसमें देख रहे नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है कि नहीं है। आप न्यूक्लियोटाइड खाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड किस में टूट जाएगा सर, न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड की चर्चा करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये किस में टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। न्यूक्लियोटाइड फर्दर किस में टूटेंगे, नाइट्रोजनस बेसेस में टूट जाएंगे। ये न होंगे, कोई डाउट है? कोई न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने हुए, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने हुए हैं, शुगर से मिलकर बने हुए हैं और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए हैं। तो शुगर तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट में PO4 3- ग्रुप प्रेजेंट है। और नाइट्रोजनस बेस में क्या प्रेजेंट है सर, नाइट्रोजन बेस में आपको एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा, यूरासिल होगा। और ये सब है क्या, दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड। इधर चेयर कर लीजिएगा, हिलना नहीं चाहिए। ये सब क्या है, दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो यही नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं ना, बॉडी से एलिमिनेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। क्लियर है? क्यों वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, क्योंकि दे आर द टॉक्सिक इन नेचर। ये क्या है, टॉक्सिक है। अगर हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होगी तो बॉडी में टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड करता क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। किसका, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। और ये अमोनिया क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, टॉक्सिक है। तो जाहिर सी बात है इसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये अमोनिया बनता कैसे है, ये अमोनिया बनता कैसे है, सवाल ये है, ड्यू टू द एक्सेस इंजेक्शन। जैसे हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें 70 किलो वेट है तो उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, उतना ही ग्राम हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्लियर बोला, जिम जाता है ना, जिम वाले में ही बताया जाता है कि 2 टाइम्स। जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बातें हैं। तो जितना हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है, देखना जितने हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर उससे ज्यादा आप इजेशन कर लोगे, उससे ज्यादा आप इजेशन कर लिए, खा लिए, तो जितना आवश्यकता होगा उतना तो यूज हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो। अब एक सवाल पूछते हैं स्टोर होने का, यही पर सवाल ये बोलने वाला था मैं ना। अब देखना, ये आपका ब्लड वेसल्स है, देखिएगा ध्यान से, मैं कहानी बस बना रहा हूं। ये है ब्लड वेसल्स और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है, पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कहां चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। सर यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टूटा किसमें सर, मोनोसैकेराइड्स में। दोनों तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों बने कैसे होंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे।
लिपिड भी किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन किससे बना हुआ है? नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। जिसकी आवश्यकता जितना होगा, जैसे ये एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटा ना, कोई डाउट है? तो ये एमिनो एसिड की जितनी आवश्यकता होगा, एमिनो एसिड की आवश्यकता किस लिए सर? हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, हमारे बॉडी में लिपिड की आवश्यकता है मेम्ब्रेन बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। हार्मोन्स, काफी सारे हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए, तो हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए इस एमिनो एसिड की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़े हैं कि प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए। तो जितना, अगर मान लो तो आप 10 खाए और आपको 8 ही जरूरत था, तो 8 चला जाएगा और 2 को क्या हो जाएगा? एलिमिनेट होगा बॉडी से। क्लियर है? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चर्चा कर रहे हैं। ये जितना आप यूज करोगे उतना तो चला जाएगा बॉडी में, और बाकी एक्सेस क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बात मालूम है ये ना कि हमारे बॉडी में फूड मटेरियल स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन अमोनिया नाइट्रोजनस कंपाउंड स्टोर्ड, जितना होगा उतना यूज करेंगे, बाकी सब एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है? और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? आपका स्क्रिटरी सिस्टम। क्लियर है? स्क्रिटरी सिस्टम क्या है? चर्चा करेंगे अभी। ऑर्गन्स हैं जो स्क्रिटरी सिस्टम की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो हमारा बॉडी में बहुत सारे वेस्ट बन रहे हैं। CO2 भी एक तरह का वेस्ट है, स्वेट भी वेस्ट है, सीबेसियस ग्लैंड भी वेस्ट है, लेकिन यहाँ पे किस वेस्ट की चर्चा हो रही है? ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट की चर्चा हो रही है। सर ये वेस्ट बॉडी से निकलना क्यों चाहिए? ये वेस्ट बॉडी से निकलने के लिए इसलिए जरूरत है ताकि आपके बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बन सके। आप स्क्रिटरी सिस्टम में पढ़े होंगे कि आपके बॉडी से पोटेशियम का एलिमिनेशन होता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। पानी की मात्रा बॉडी में कैसे, उसके हिसाब से पानी का सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है। मतलब किस आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, किस आयन का एलिमिनेशन होगा, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम देख रहे हैं कि आपके बॉडी में जो भी सॉल्ट्स है, जो भी आयंस है, वो भी एक बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इस बैलेंसिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल फिजियोलॉजी सॉल्ट वाटर बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ जो भी चर्चा करने वाले हैं, हम लोग ओनली चर्चा करेंगे स्क्रिटरी नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो अब आते हैं, चैप्टर को बढ़ाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म के पास स्क्रिटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स की चर्चा करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के पास स्क्रिटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। वो जनरल बॉडी सरफेस से क्या कर लेता है? अपने बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे अमीबा, अमीबा के पास कोई ऑर्गन है? वो अपना सॉल्ट वाटर बैलेंस कैसे कर रहा है? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर है? कोई डाउट है? आइए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं। एक्सक्रीशन की चर्चा करेंगे। एक्सक्रीशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है कि जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ तो काफी सारे सॉल्ट आयन का फॉर्मेशन हुआ। वो सॉल्ट आयन मेरे लिए आवश्यकता की चीज नहीं है, तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब ये भी है कि एक्सेस एजेशन कर लिए, आपको चाहिए था इतना, खा लिए इतना, पानी इतना चाहिए था, पी लिए इतना, तो एक्सेस पानी हमारी बॉडी से एलिमिनेट ना होगा तो वो भी तो वेस्ट है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे आयंस, देखिए आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, जैसे आयंस, ठीक है, जैसे सॉल्ट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं आयंस की चर्चा कर दिया। वो आयंस क्या है मालूम है? सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, जो भी है, एक्सेस में पानी भी है। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजी किस पे बोलते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजी, टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। आपके बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या जरूरत है? एलिमिनेशन जरूरत है। किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट का मेनली। क्लियर है? इसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोला जाता है, यानी उत्सर्जन बोला जाता है। और इस उत्सर्जन में, इस एक्सक्रीशन में जो जो ऑर्गन काम करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब है सॉल्ट वाटर बैलेंस। क्लियर है? सॉल्ट और वाटर का बैलेंस हमारे बॉडी में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन करना पड़ेगा। कैसे कंपाउंड का? नाइट्रोजनस कंपाउंड का। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है? कोई डाउट है? अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है? हर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फिजियोलॉजी अलग अलग है। जैसे पानी में रहने वाले की फिजियोलॉजी अलग है, धरती पर रहने वाले की फिजियोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या लिखा हूं मैं? डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, organisms are classified into तीन ग्रुप में डिवाइडेड है। डिवाइडेड इनटू तीन ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला एमिनोटेलिक स्पेलिंग से लिख रहा हूं ना, एमिनो। हाँ आइए बैठिए, चलो बैठो। आ रही है सब? हाँ आ रहे हैं। एमिनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। देख रहे हैं ना? ये वेस्ट के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। क्लियर है? अब इसी आधार पे हमको ये समझ में आ जा रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के वेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटाट। कैसा हैबिटाट होगा उसके हिसाब से उनका वेस्ट है। तो जैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट की चर्चा करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सक्रीटरी वेस्ट। हमने बोला एक्सक्रीटरी वेस्ट मेनली यहाँ पे किसकी बातें होगी? नाइट्रोजनस कंपाउंड की चर्चा की जाएगी। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट तीन टाइप के होंगे। एक अमोनिया होगा, ठीक है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मार देंगे, ठीक है? अमोनिया। दूसरा क्या? ऐसी गलती करके आएगा, अभी बोलेगा कि मैं नंबर कर दिया। अमोनिया। दूसरा यूरिया। ना बंद हुई ना? यूरिक एसिड। ठीक है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है? ये प्यूरिन की तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। और क्या हो गया? कौन बोला है? और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो आपके बॉडी में अमोनिया बन रहा है, आपके बॉडी में यूरिया बन रहा है, आपके बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है। अब कैसे ऑर्गेनिज्म में अमोनिया बनेगा, कैसे ऑर्गेनिज्म में यूरिया बनेगा, कैसे ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड बनेगा? आपके बोला तो इसका मतलब आपकी की बातें नहीं चर्चा हो रही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स की चर्चा हो रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अमोनिया बनेगा, कुछ के अंदर यूरिया बनेगा, कुछ के अंदर यूरिक एसिड बनेगा। इसी वेस्ट के आधार पे
डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रोजन वेस्ट, इसी वेस्ट के आधार पे यहाँ अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक बोला गया है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया बन रहा है तो उसे अमीनोटेलिक बोलेंगे, किसी के अंदर यूरिया बन रहा है तो यूरियोटेलिक बोलेंगे, किसी के अंदर यूरिक एसिड बन रहा है तो यूरिकोटेलिक बोलेंगे। क्लियर है? वेस्ट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का क्या नेम, क्या अमीनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। क्लियर है? और टॉक्सिसिटी के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है। ये ऑर्गेनिजम्स को जो वेस्ट है उसको क्लासिफाई किया गया टॉक्सिसिटी लेवल के हिसाब से भी, वाटर के नीड के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे अमोनिया की चर्चा करेंगे तो अमोनिया इन तीनों में से मोर टॉक्सिक है, ये यूरिया लेस टॉक्सिक है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट है। क्लियर है? तो किसमें मोर टॉक्सिक बनेगा, किसमें लेस टॉक्सिक बनेगा, किसमें लीस्ट टॉक्सिक बनेगा, इसकी चर्चा भी करेंगे। फोटो लीजिए। आगे बढ़े, ले लिए। अब इसी को चर्चा करने वाला हूं डिटेल में, मतलब एग्जाम्पल के साथ। उधर और तुम लोग का दोस्त लोग किस तरह क्या जी, आईसीएसई बोर्ड पढ़ाई कर रहा है। अब मैंने बोला ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किए हैं 3 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट, तो यहां लिख सकते हैं, अभी लिखवा भी दिए हैं लेकिन दोबारा लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट, कैसा वेस्ट की चर्चा हो रही है, कैसा वेस्ट की चर्चा हो रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो पहला कहानी है एमिनोटेलिक, दूसरा क्या है यूरियोटेलिक, और तीसरा क्या है यूरिकोटेलिक। एमिनोटेलिक कहने का मतलब क्या है कि यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होगा, यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, यूरिया होगा, यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल होगा। क्लियर है? अभी जस्ट बताया कि ये मोर टॉक्सिक होगा, ये लेस टॉक्सिक होगा और ये लीस्ट टॉक्सिक होगा। क्लियर है? हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है, ठीक है, अमोनिया को हमारा सिस्टम किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी में ज्यादा अगर बन जाएगा तो टॉक्सिक पॉइजनस की तरह से काम करेगा। तो सिस्टम ऐसा है कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में। उसके लिए भी कुछ साइकिल होता है जो आपको पढ़ना भी नहीं है, जो साइकिल जो सिस्टम है। कोई डाउट यहां तक? आप देखोगे अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, नीडेड टू एलिमिनेट। इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, क्लियर? इसको लेस पानी की आवश्यकता है, लेस वाटर की आवश्यकता है, लेस वाटर नीडेड। इसको लीस्ट या फिर लिख सकते हैं नो वाटर नीडेड। क्लियर है? इसीलिए यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में, पैलेट्स के रूप में एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। जैसे लिजर्ड्स को देखो, बर्ड्स को देखो, उनको पानी की आवश्यकता, उनको पानी में बॉडी को कंजर्व करना है, पानी को बचाना है, तो वो पेस्ट के रूप में अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। कबूतर को देखे हैं, गुआना बोलते हैं उसको, व्हाइट पेस्ट होता है ना, जानते हो, उसका बिक्री होता है, बेचते हैं। मेरे ऐसे लैब वाले आदमी रहेंगे तो क्या करते हैं ना कि जितना उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे,
खेत में तो डालेंगे ही, लैब में ले जाएंगे, वहां से यूरिक एसिड का क्रिस्टल निकालेंगे। सोच लीजिए, उसका काम है ना। तो मैंने पहला बोला ये कहानी, दूसरा बोला ये, तीसरा बोला ये, इसके लिए ज्यादा हो सकता है। तो इसके ऑर्गेनिजम्स मोस्टली क्या होंगे, एक्वेटिक ना होंगे। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। और टेरेस्ट्रियल वाले पे, टेरेस्ट्रियल में क्या देखने को मिलेगा, यूरिकोटेलिक। और एरियल वाले में जो हवा में रह रहे हैं या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड पे ही रह रहे हैं, पानी की आवश्यकता कम है, उनमें आपको यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड क्रिस्टल देखने को मिलेगा। क्लियर है। लिजार्ड्स देखे हैं, लिजार्ड्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल रिलीज करते हैं। छोटा छोटा जहां लिजार्ड्स रहेंगे वहां देखिएगा। क्लियर। इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल की अब चर्चा करते हैं सब में। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखवाए थे, अभी क्या लिखवाए थे, इसमें एक्वेटिक फिशेस आपको, एक्वेटिक तो मछली तो पानी में रहती है, लेकिन कैसी मछलियां, तो बोनी फिश, क्या ना, एक्वेटिक मछली बोनी फिश, मोस्टली जितनी बोनी फिश है वो कैसी हैं, वो अमोनिया रिलीज करती हैं। ठीक है। और उनको अमोनिया रिलीज करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर चाहिए। तो जो पानी में है उसको पानी की कमी है, जो पानी से बाहर है उसको पानी की कमी है। तो यहां कहानी है एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट में एग्जांपल क्या लिखवा है, अच्छा वाह, जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट हैं बड़े बड़े, वो सब अमोनिया रिलीज करती हैं। यूरिकोटेलिक में देखेंगे तो यूरिया कौन कौन बनाता है, ये बर्ड्स बनाते हैं। कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कोई डाउट है, उसमें भी एक्वेटिक बोनी फिश भी यही बनाती है। इसके अलावा मैमल्स यूरिया रिलीज करते हैं। क्लियर है। इसमें बर्ड्स आ जाएंगे, इसमें एम्फीबियंस आ जाएंगे, एम्फीबियंस इसमें भी होंगे, एक्वेटिक एम्फीबियंस, इसमें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, तो यहां लिख सकते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस। इसमें रेप्टाइल्स, ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं, यूरिकोटेलिक है, पेस्ट के रूप में। जैसे बर्ड्स जो रिलीज करता है पेस्ट के फॉर्म में, गुआना बोलते हैं। यह है एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्लियर। फोटो लीजिए। बढ़े, ले ली फोटो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या क्या लिखा हुआ देखते हैं। आगे मैंने बोला कि अब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स की चर्चा करेंगे तो उसका जनरल बॉडी सरफेस उसका एलिमिनेशन का काम कर रहा है, वेस्ट का काम कर रहा है। जैसे पोरीफेरा में, जैसे हाइड्रा में, जैसे सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में, ये सब में क्या हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है बॉडी का वेस्ट। सब प्लेटीहेल्मिन्थिस का नाम सुने हैं कभी ना, मार दे ठीक हो जीवा। प्लेटीहेल्मिन्थिस नहीं पढ़े हैं, प्लेनेरिया का नाम पर सुनो, प्लेनेरिया। तब तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के पास क्या प्रेजेंट होता है,
माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंसेक्ट के पास भी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। आर्थ्रोपोडा के पास एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, जिससे वो एलिमिनेट करता है। ठीक ना, वेस्ट को डाउट है। हम लोग के पास किडनी होता है, बर्ड्स के पास किडनी होता है, फिशेस के पास किडनी होता है। किस लिए सर? एलिमिनेट करने के लिए। एनिलिडा की चर्चा करेंगे तो उनके पास नेफ्रिडिया होता है। क्लियर है? और आपको एकाइनोडर्मेटा के पास बताया गया था, तो ग्लैंड बताया गया था, प्रोबेसिस ग्लैंड। याद आ रहा है कुछ? ऐसे वो ऐसे मुंह बना रहा ना जिससे लग रहा है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहां? देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स किसके पास है? प्लेटीहेलमिन्थिस। एग्जांपल फ्लैटर्न प्लेनेरिया। मैं कहां लिखवा के रख चुका हूं? एनिमल किंगडम में आप लोग को। फिर यहां देखिए, एनिलिडा में देख रहे हैं। ठीक है, क्या है इसके पास? एनिलिडा के पास है नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। किसके पास है? कंसर्न विद द आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रिडिया क्या कर रहा है? नेफ्रिडिया एलिमिनेट कर रहा है वेस्ट को। किसमें? अर्थवर्म को। अर्थवर्म क्या? एनिलिडा है, एनिलिडा से बिलोंग करता है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट है? इंसेक्ट में प्रेजेंट है, अभी बताया था जस्ट। एंटेनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? इंसेक्ट में प्रेजेंट है। जैसे प्रॉन, प्रॉन के पास एंटीना होता है, एंटेनल ग्लैंड्स होते हैं। वो प्रॉन उससे क्या करता है? एलिमिनेट करता है क्या? वेस्ट को। कैसे वेस्ट को? नाइट्रोजनस वेस्ट को। क्लियर? तो हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की चर्चा कर रहे हैं, तो जनरल बॉडी सरफेस की चर्चा कर, यहां पे लिख लेते हैं एग्जांपल्स में। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, बोलो क्या डाउट है? तो यहां पे जनरल फिर उसका प्लेटीहेलमिन्थिस की चर्चा करेंगे। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था, उसी टाइम में बोल दिया था कि एनिमल किंगडम के बाद हम कहीं लिखवाएंगे नहीं। तो फ्लेम सेल्स, ठीक है, कहां प्रेजेंट है? प्लेटीहेलमिन्थिस में। प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जांपल क्या था सर आपका? फ्लैट वर्म इसे बोला जाता है, या प्लेनेरिया बोला जाता है। प्लेनेरिया भी है, प्लेनेरिया एक तरह का फ्लैट वर्म है। इसके अलावा एनिलिडा की चर्चा किया था। एनिलिडा में क्या प्रेजेंट है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था सरफेस पे। एनालस, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। एग्जांपल है अर्थवर्म। और इसमें क्या प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। ये इसके एग्जांपल है अर्थवर्म। एनिलिडा के बाद क्या पढ़ाया था? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की चर्चा करेंगे, तो ऑर्थोपोडा में बता लो। हाँ, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, बाहर से डाउट निकलेगा नहीं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑर्थोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और एंटीनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉकरोच की चर्चा करेंगे, तो कॉकरोच में क्या प्रेजेंट है? इसका एग्जांपल ये। इसकी चर्चा करेंगे तो ये कहां प्रेजेंट है? प्रॉन में प्रेजेंट है। प्रॉन एक्वेटिक इंसेक्ट है। इंसेक्ट नहीं बोल सकता, क्रस्टेशियन है। अरे कहा नहीं यार इनको। ठीक है, ऑर्थोपोडा के बाद आ जाएंगे मोलस्का। मोलस्का के पास क्या प्रेजेंट था स्क्रीटी प्रोडक्ट में? सेल था। नहीं, स्क्रीटी ऑर्गन क्या था? याद ही नहीं है। याद ही नहीं रहेगा तो कहां से होगा? ऐसे मोलस्का बनवाए थे।
और यहाँ पे फेदर लाइक स्ट्रक्चर गिल्स बताए थे, याद है नहीं है? यहाँ ऐसे ही होता है। इसके अलावा मैमल्स की चर्चा करेंगे। तो मैमल्स में क्या प्रेजेंट है? तो मैमल्स में आपका किडनी प्रेजेंट है। और कैसा किडनी? इस मैमल्स में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ह्यूमंस की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे गाय हो, बकरी हो, बैल हो, गधा हो, सब क्लासे में भरल है हमारे, सबके पास किडनी प्रेजेंट है। हाँ, मुर्गी के पास भी प्रेजेंट है। बर्ड्स के पास मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। फोटो लीजिए, जल्दी लीजिए फोटो। इधर फोटो लीजिए, जल्दी ले लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं लिखवाए हैं गिल्स? तो यह तो बोले थे वहां पे फेदर लाइक स्ट्रक्चर। ले लिए फोटो, तो ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अनुष्का को तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ना जी, सब अपर लेवल का है। अब हाँ, नहीं बोलेगा वो, छोड़ दो, अभी है बहुत चार्ज है, मैं 10 मिनट है। अब हम लोग किडनी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? किडनी। ह्यूमन की किडनी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ह्यूमन का ही पढ़ रहे हैं, किडनी। और किडनी में भी किसकी चर्चा हो रही है? ह्यूमन किडनी की चर्चा हो रही है। किडनी क्या अभी पढ़े? ये एक तरह का स्क्रिटरी ऑर्गन है। और ह्यूमन किडनी की अगर चर्चा करेंगे, ह्यूमन किडनी की चर्चा करेंगे, तो ये ह्यूमन किडनी कैसा है? मेटानेफ्रिक किडनी है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी, ये सब पढ़िएगा। तो आपको ह्यूमन में कैसा किडनी पाया जाता है? मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। बर्ड्स में भी यही पाया जाता है, मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। किडनी के अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी का नॉर्मल अभी शेप, साइज, लेंथ वेंथ पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। तो किडनी क्या हंस रहा है जी? किडनी का वेट तो 100 कितना दिया एनसीईआरटी में? 120। एनसीईआरटी में आपका दिया है जितना 170 ग्राम दिया गया है, 120 से 170 ग्राम, ये एनसीईआरटी का मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसका 120 से 170 ग्राम है इसका वेट। लेंथ की चर्चा करेंगे तो लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा और थिकनेस कितना होगा। और विड्थ कितना होगा। तो लेंथ दिखा है 10 से 12 ना सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दो तो 5 आ जाएगा। तो 5 से 11, 5 से 7 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगा, यह दिया हुआ है। और 5 का आधा कर दो तो 2.5 आता है ना, तो 2 से 3 इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर विड्थ होगा। कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस चर्चा चल रहा है। ऐसे किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी का ऐसा शेप का स्ट्रक्चर है। तो किडनी बीन शेप्ड होता है। एक लोग को पढ़ा रहे थे तो बोला सर किडनी कैसा है, तो बोला किडनी शेप्ड है। मैं उसके दिमाग में बीन चल रहा है, लेकिन बचपन से पढ़ा कि बीन को किडनी शेप बोलते हैं। तो किडनी कैसा है? बीन शेप्ड है। बोल रहा हूँ किडनी कैसा है? बीन शेप्ड है, तो बोल रहा हूँ, बोल रहा किडनी बीन शेप्ड है, वही तो बोल रहा हूँ, किडनी बीन शेप्ड है। और किडनी कितना पाया जाता है हमारे बॉडी में? 1 पेयर पाया जाता है, एगो इधर एगो इधर। आप देखेंगे जो राइट किडनी है वो स्लाइटली कहां प्रेजेंट है? बिलो प्रेजेंट है, लोअर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और ऑर्गन प्रेजेंट है ज्यादा, जिसका नाम है लीवर। और लीवर इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है पूरे बॉडी में। तो लीवर के वजह से किडनियां थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और ये लंग्स जो है राइट वाला वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग्स। क्लियर है? तो मैंने बोला क्या, किडनी वन पेयर है। राइट किडनी situated slightly below as compared to left kidney। क्यों सर? due to the liver present on right side। लीवर की वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया है। क्लियर है? कोई डाउट है? किडनी का स्ट्रक्चर बनाए हम यहाँ पे, तो ये देखिए आपको ऐसा किडनी देखने को मिलेगा, बीन शेप्ड है। देख रहे ना, ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट नहीं लग रहा है यहाँ पे, देखिए है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। और इस किडनी क्या होता है, हैंडसम होता है, टोपी पहना होता है। इस टोपिया का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, राइट किडनी है, और ये क्या है, लेफ्ट किडनी है, और ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? एबव दी किडनी। कहां प्रेजेंट है? एबव दी आपका जो किडनी है कहां प्रेजेंट है? पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है, थैला है, और उस थैला में यहां प्रेजेंट है पेरिटोनियल स्पेस में। कहां? यहां पे प्रेजेंट, इधर पेरिटोनियल स्पेस, ईच साइड ऑफ आपका वर्टिब्रल कॉलम यहां पे। तो किडनी कहां प्रेजेंट है? पेरिटोनियल स्पेस में प्रेजेंट है। कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन पेरिटोनियल कैविटी। आप अगर मोबाइल में अगर है तो खोल के देखिएगा, तो आपको पूरा थैला दिखाई देगा। एक थैला है जिसके अंदर पूरा इंटेस्टाइनल बॉडी पार्ट्स पूरे हैं थैला में, उसको पेरिटोनियल कैविटी। इसी कैविटी में क्या लोकेटेड है? किडनी लोकेटेड है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाँ, यहाँ है। अब इस किडनी के देखें, फिगर में तो आगे दिख रहा है। जो दिख रहा है तो वही पढ़ो। डाउट नहीं बताया जाता तो बताए ना कि नहीं बताए हैं? बताओ। अब तुमको जब बोलेंगे तो तुम बोलेगे कि नहीं। ये देखिए, ये जो किडनी है, इस किडनी के ऊपर एक टफ कैप्सूल है। इस टफ कैप्सूल का नाम है रेनल कैप्सूल। ये क्या है? रेनल कैप्सूल है। रेनल कैप्सूल कहां प्रेजेंट है? ओवर द किडनी। बस 10 मिनट सर और। तो रेनल कैप्सूल कहां प्रेजेंट है? टफ कैप्सूल है, टफ लेयर है, टफ कैप्सूल प्रेजेंट ओवर किडनी। आपको किडनी लाके जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे किडनी के ऊपर टफ कैप्सूल होगा, उस कैप्सूल का नाम है रेनल कैप्सूल। क्लियर है? उसके अलावा आपको व्हाइट मैटर देखने को मिलता है वहां पे, किडनी ले जाएंगे तो व्हाइट मैटर है क्या? एडिपोज टिश्यू है जो उस किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, किडनी ले जाएगा तो व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, दूसरा, किडनी सिचुएटेड कहां पे है? एग्जैक्टली कहां सिचुएटेड है? तो आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ाएंगे अभी लोकोमोशन चैप्टर में। आपके पढ़ा गया आप लोग को, हड्डी गुड्डी नहीं पढ़ा गया 9th में? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल पढ़ा गया है ना? तो सर्वाइकल 7 गो होता है, थोरेसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं? 12 गो होते हैं, लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो लास्ट थोरेसिक
और थर्ड लंबर पे क्या प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होता है। मैं क्या बोला, स्ट्रक्चर बनाकर समझाऊंगा। ये वर्टिब्रल कॉलम लेके चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, दे आर द, ये यहां से लेके यहां तक क्या थे, सर्वाइकल वर्टिब्री थी, ठीक है, सी सर्वाइकल बोलते हैं। तो ये 1 से लेके 7 तक था। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री है। और ये लंबर है, देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है, लंबर वर्टिब्री है। आपके बॉडी में 26 गो वर्टिब्री होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो किडनियां कहाँ प्रेजेंट है, किडनी इज लोकेटेड, लिख सकते हैं किडनी जो लोकेटेड है कहाँ पे, लास्ट थोरैसिक, T1 से T12 तक होता है, और ये L1 से L5 तक होता है। तो 1 2 3, तीसरा वाला पे इस और बरहवा 3 2 1, यहाँ पे बरहवा है। दिस इज T12, इसका नाम लिखा है येलो कलर से, ये T12 है और ये L3 है। इस T12 के पास क्या लोकेटेड होगा, किडनी लोकेटेड होगा। देखिए देख रहे हैं ना, इसके दोनों साइड। तो ऐसे देखो रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं T12 है और यहाँ पे लंबर थर्ड है, तो इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, एग्जैक्ट लोकेशन है ये। तो सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री, T12 और L3 के बीच में क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से ऐसे कर देता हूं। दिस इज द T12 एंड L3 रीजन, T12 एंड L3 रीजन में क्या लोकेटेड है, किडनी। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं किडनी इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ T12 L3 वर्टिब्रल रीजन। याद रहेगा क्या, फोटो लीजिए। अब 2 मिनट का बस ओनली क्लास बचा हुआ है। हो रहा है। अब जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सर। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देखिएगा, ब्लैक, देख रहे हैं, हल्का सा ऊपर प्रेजेंट है, हल्का सा नीचे प्रेजेंट है। ये आपका पीट दो, हम तो बता देती हूँ, मोबाइल में बंद कर दो, नहीं तो 1 महीना है बोर्ड के लिए, पढ़ लो ध्यान से। क्लियर, ये कहानी है। क्लियर है। ये आपका राइट किडनी है, ये आपका लेफ्ट किडनी है। आपको मालूम है किडनी टोपी पहन के बैठल है, ये टोपी का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। आपको मालूम है कि पूरा बॉडी ब्लड को, हार्ट क्या करता है, लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें से वेस्ट को एलिमिनेट करता है क्या, वेस्ट का एलिमिनेट करना किसका काम है,
तो किडनी क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को कहाँ पे, अलग अलग ऑर्गन में। तो उसमें से किडनी पे ऑर्गन, किडनी के पास ही ब्लड पंप करेगा। किस लिए पंप कर रहेगा, ताकि जो ब्लड है उसमें से इम्प्योर मैटर या वेस्ट मटेरियल वहां से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है वो 1/5 ऑफ द ब्लड क्या करता है, इन ईच हार्ट बीट ट्रांसफर कर देता है कहाँ से, किडनी को दे देता है। किसके लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, 1/5 ऑफ द ब्लड। तो ये किडनी पे ब्लड कौन लेके आएगा, ब्लड कौन लेके आएगा, तो ब्लड लेके आएगा अओर्टा ना सर, मेजर आर्टरी है। क्लियर। उससे पहले हम ये बना लेते हैं इसको, और किडनी से इस तरीके से पाइप निकलता है ना, इस पाइपवा का नाम है, इस पाइपवा का नाम है यूरेटर नाम होता है। पढ़े हैं कभी यूरेटर, पढ़े हैं यूरेटर कभी, क्लास 9 10 तो पढ़वे किए होंगे। ये देखिए ये कहानी है। अब ये आपका क्या यूरेटर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये क्या है, यूरेथ्रा है, और ये यूरेथ्रल मीटस है जिससे सुसु बाहर निकलेगा। क्लियर। को डाउट है, पूरा बॉडी से यूरिन बना, यूरिन यूरेटर में आएगा, यूरेटर से ब्लैडर में स्टोर होगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस पूरे किडनी को ब्लड चाहिए, तो ब्लड कौन देगा, हार्ट देगा। ब्लड कैसे आएगा, अओर्टा के द्वारा का, अओर्टा से ब्लड कहां चला जाएगा, आर्टरी के थ्रू चला जाएगा, कहां पे, किडनी में चला जाएगा। देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, दिस इज द अओर्टा, और ये क्या है, रेनल आर्टरी है सर, जो ब्लड को कहां लेके गई, किडनी में। किडनी से क्या निकलेगा, रेनल वेन निकलेगा ना। वेन के पास कैसा हो गया, अब वेस्ट फ्री ब्लड है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड तो है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड तो है, लेकिन उसमें अब वेस्ट मटेरियल नहीं, तभी ना ब्लड तक जाएगा, हार्ट तक जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा। तो ये देखिए यहां से क्या निकला, यहां से ये देखिए, तो ये यहां से क्या निकला, यहां से आपको ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, रेनल वेन है, जो क्या कर रहा है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी किया, और उस ब्लड में क्या अमोनिया, अब यूरिया अब नहीं है, यूरिया को एलिमिनेट कौन कर दिया, किडनी ने कर दिया। अब ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड को कहां लेके चला जाएगा, हार्ट तक। हार्ट में कहां डालेगा, राइट आर्टरियम में, फिर वही सर्कल चलेगा। फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटेड होगा। ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां चला जाएगा सर, प्यूरिफाई होने के लिए किडनी के पास, किडनी के पास प्यूरिफाई होगा, वहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, वेन,
वेन फिर कहाँ डालेगा, इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा से फिर कहाँ नहीं होता। इंफीरियर वेना कावा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। क्लियर है। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब इस पे इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, आखिर किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।